नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के लर्निंग वीडियो के अंदर। दोस्तों, क्या मार्केट आसानी से पलट जाएगा? क्या मार्केट आसानी से ऊपर की तरफ जाने की राह शुरू कर देगा? ये काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है हमारे माइंड में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 दिन से मार्केट ने एक अच्छी रैली दिखाई है। नीचे के लेवल से मार्केट एक ऊपर के लेवल की तरफ जर्नी दिखा रहा है, थोड़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आसानी से एक नई रैली की शुरुआत हो जाएगी? ये हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको कुछ ना कुछ लर्निंग डेफिनेटली मिलेगी। इस बात का भी ख्याल जरूर रखिएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम उसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पर रशिया के ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिया है। मतलब उसको सैंक्शन मतलब कि उसको जो विदेशी कंट्रीज़ जिसके साथ वो लेन देन करता है, अपने माल को बेचता है और पेमेंट्स का लेन देन करता है, तो वहाँ पर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। और इस तरीके के सैंक्शन जो होते हैं वो हमेशा इन्फ्लेशन को राइज करते हैं। दूसरी चीज़, जो भी अटैक वो कर रहा है, जो भी अटैक वो यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, देखिए जब कभी भी कोई भी अटैक या कोई भी युद्ध जैसी स्थिति होती है, वहाँ पर भी इन्फ्लेशन के राइज होने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़, जो सैंक्शन की एक्टिविटीज़ हो या फिर कोई अटैक या फिर कोई वॉर की सिचुएशन चल रही हो, तो वहाँ पे ये एक नॉर्मल फिनोमिना है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन राइज करेगा ही करेगा। इस बात को ख्याल रखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी के साथ साथ जो वर्ल्ड मार्केट की इकोनॉमी है, आप जानते ही हो कि ये यूक्रेन और रशिया के जो पहले के जो टाइम है, वहीं पर पहले से ही इन्फ्लेशन बहुत सारी कंट्रीज, इवन यूएस ऑल्सो, मतलब जो है इन्फ्लेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था। अब यहाँ पर जो ये नया इशू चल रहा है, इससे अब वर्ल्ड मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से यहाँ पर दोस्तों होता क्या है, इन्फ्लेशन जब आपके कंट्री में बढ़ता है तो आपकी कंट्री के अंदर, एक नॉर्मल कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, हर जगह ये चीज़ अप्लाई होती है, हम अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो होगा क्या, आपका पेट्रोल डीजल यानी कि जो कच्चा तेल है, डायरेक्टली उसके प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से आपके पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे। और ये पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हैं वर्ल्ड मार्केट में, ये मतलब डिसाइडेड होते हैं, है ना। तो मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड मार्केट के ऊपर पड़ेगा, नॉट ऑन अ सिंगल इकोनॉमी। बात को समझिए। तो इन्फ्लेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड मार्केट के अंदर उनके इकोनॉमी को। जब कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर बेसिक जो हमारा होता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस, यानी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं, तो उस इकोनॉमी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो बेसिकली हमारी बाय रोड या फिर मतलब बाय रोड में मैक्सिमम एक्टिविटीज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो उसके अंदर जो सब्जियां इधर से उधर की जाती हैं, मिल्क यहाँ से वहाँ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और जो भी बेसिक सुविधाएं जो होती हैं, जो जिसको मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से वहाँ किया जाता है एक कंट्री के अंदर, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पेट्रोल डीजल का। और अगर वही महंगा हो जाएगा तो डेफिनेटली जो चीज़ों की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि जो पहले से इन्फ्लेशन है वो अब और भी ज़्यादा बढ़ने की कगार पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, इसकी बात हम पहले से करते आ रहे हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो एक सिरदर्द है। और अब जो ये नई प्रॉब्लम है सैंक्शंस की, और जो ये रशिया यूक्रेन का जो भी इशू चल रहा है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन वर्ल्ड मार्केट में और तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। आज गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पर एक वार्निंग दी है कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो $125 प्रति बैरल की तक भी जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो ये वर्ल्ड मार्केट के इकोनॉमीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर पहली समस्या जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन अब राइज होना शुरू हो चुका है, दैट विल बी द फर्स्ट प्रॉब्लम द मार्केट विल फेस इट डेफिनेटली। इसको ख्याल रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर अभी तक इन्फ्लेशन जो राइज हो रहा था इस इशू से पहले, उसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वर्ल्ड के,
वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को, वैसे आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किए थे, और जो वहाँ पर फेड है यूएस में, जो कि मेन इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, जिसके पीछे पीछे सारे कंट्रीज चलते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किए थे अभी तक। लेकिन दोस्तों, अगर ये जो अब नया इन्फ्लेशन का जो डर चालू हुआ है, इसकी वजह से अब याद रखिएगा कि अब मजबूरी हो जाएगी कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जरूर जाएगा। ये कंपल्शन होगा, और ये केवल यूएस के लिए कंपल्शन नहीं होगा, ये बाकी अदर कंट्रीज के लिए भी कंपल्शन जरूर होगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कहीं से भी कर सकते हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा खतरा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को इंक्रीज होने के बाद, वो दूसरा खतरा है इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना। ठीक है, तो ये दो खतरे अभी भी मार्केट के अंदर जो हैं बरकरार हैं, और इनका अंदेशा अभी भी है कि ये अभी भी मार्केट के अंदर डेंट लेके आ सकते हैं। तीसरी चीज जो होगी वो है कमोडिटीज के प्राइसेस। दोस्तों, जब मार्केट के अंदर फियर होता है, मार्केट के अंदर यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है, तो वहां पर हमेशा गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 50,000 51,000 के ऊपर प्राइस चल रहा है गोल्ड का। तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट से पैसा निकाला जाता है और गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि वो, क्योंकि उसका अंदर फ्लक्चुएशन प्राइसेस के अंदर ज़्यादा नहीं होती इन कंपैरिजन टू इक्विटी मार्केट। तो वहाँ पर गोल्ड एक सेफ एसेट मानी जाती है जब कभी भी फियर का माहौल होता है। और ये एक फिनोमिना है कि जहां पर फियर होगा वहां पर गोल्ड और दूसरी कमोडिटीज जैसे सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, और भी दूसरी एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, ये सब जो हमारी, मतलब ये सब जो हैं कमोडिटीज जो हैं, ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज होती हैं। स्टील हो गया, ठीक है, तो ये सब कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं। सब कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और ये प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये भी एक महंगाई तो ऑलरेडी है, और महंगाई की वजह से इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तो जीडीपी को, मतलब देश की जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है उसके अंदर स्लो डाउन आने की उम्मीद होती है। तो कम्युनिटी के प्राइसेस भी एक तीसरा खतरा है जो कि मार्केट को अभी भी डेंट दे सकता है। ख्याल रखिएगा इस चीज का। तो यहां पर खतरे जो हैं वो अभी भी पूरे कगार पे खड़े हुए हैं, और अभी भी जो हैं वो खतरे अभी भी बरकरार हैं, और इनका ख्याल हमें रखना चाहिए। अब चौथी चीज क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा इंडियन रुपी है, वो करेंसी जो है वो वीक हो रहा है धीरे धीरे। वो 72 73 के जो अभी 2 साल पहले चल रहा था, अभी वो 75 के ऊपर चल रहा है। तो वो धीरे धीरे हमारा जो इंडियन रुपी है वो वीक हो रहा है, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी वो कम आना शुरू हो जाएगी। तो और ये क्यों हो रहा है? ये सिंपल इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है आरबीआई। चाहे आरबीआई कुछ भी करता रहे, चाहे आरबीआई कुछ भी मतलब अपने दावे करता रहे, कुछ भी करता रहे आरबीआई, बट सच्चाई ये है कि वो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। करेंसी का डेप्रिसिएशन होना इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर द इकोनॉमी, और वो नहीं कर पा रहा है। ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए, ये हाँ कंट्रोलेबल हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ही रहेगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आएगी, आगे आना चाहिए गवर्नमेंट को, और आएगी भी, मुझे ऐसा लगता है। बैंक्स, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो भी आगे आएंगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो एक छोटा, मतलब शॉर्ट टर्म जो डेंट है वो बाकी अभी भी है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे अभी भी है कि भाई इतनी आसानी से जो मार्केट आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं रेडी हूं ऊपर जाने के लिए, सो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन वेरी मच स्मूथली। ठीक है, इसको आसान मत समझिएगा। ये आसानी से ऊपर मार्केट ऊपर इन सब प्रॉब्लम्स को डाइजेस्ट करके जाना शुरू कर दे, आई डोंट थिंक ऐसा होगा। ये जो बात मैं बोल रहा हूं, ये बात आपको अगले 1 से 2 महीने में नजर आएगी मार्केट के इम्पैक्ट के ऊपर। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। एक जो मोटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मोटी जो चीज है जो हमें सोचनी होगी, वो क्या है? वो है मार्केट की वैल्यूएशन। मार्केट की वैल्यूएशन जो थी वो 18,000 के ऊपर ऑलरेडी काफी हाई थी। वहां से मार्केट करेक्ट करते 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 ऑलरेडी 2,000 पॉइंट नीचे है। तो वहां पर ऑलरेडी मार्केट करेक्शन ले रहा है, एंड इट इज द पार्ट,
इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम कि वहाँ पर कभी भी अगर वैल्यूएशन हैवी होगी तो वहाँ पर नीचे मार्केट आएगा ही आएगा, अपनी वैल्यूएशन को फेयर वैल्यू पे मार्केट लेकर आएगा ही आएगा। अब मैं दोस्तों आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जो फेयर वैल्यू जो 2020 में थी मार्केट की, जब मार्केट 12,000 के आसपास चल रहा था, 12,300 के आसपास हाई लगा था मार्केट का, तो वहाँ पर 2019 और जो खत्म हुआ था, 2020 में क्रैश आया था, तो वहां पर जो फेयर वैल्यू मार्केट की थी वो थी 9,500 के आसपास, और मार्केट ने डेफिनेटली उसको कवर किया था और मार्केट उससे भी नीचे जाके क्लोज हुआ था। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो मार्केट है वो अपने वैल्यूएशन के आसपास जरूर आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मार्केट की वैल्यूएशन के नीचे जरूर है कंपलसरी जाना, वो नहीं होगा। वो हो भी सकता है, नहीं भी सकता, लेकिन हमें एक फेयर वैल्यू जो है वो हमारी माइंड में होनी चाहिए कि मार्केट की फेयर वैल्यू क्या है। अगर हम मार्केट की फेयर वैल्यू के हिसाब से मार्केट को जज करेंगे तो हमको क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर डेंट देंगी तो मार्केट अपनी फेयर वैल्यू पे आना चाहिए। और वो फेयर वैल्यू जो है दोस्तों वो मार्केट की है 15,000 के आसपास। अभी की जो फेयर वैल्यू चल रही है मार्केट की वो 15,000 के आसपास चल रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर शॉर्ट टर्म डेंट आता है अगले 1 या 2 महीने के अंदर, तो कहीं ना कहीं मार्केट 15,000 की तरफ भी जा सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब एग्जैक्टली 15,000 जाए या फिर 15,500 की तरफ जाए, एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन हाँ फेयर वैल्यू के आसपास मार्केट आ सकता है। और जस्ट बिकॉज के ये जो पैनिक वाले जो अभी जो शॉर्ट टर्म जो इम्पैक्ट हैं, जो कि डेंट जो मैं कहूँगा जो अभी प्रॉब्लम जो शॉर्ट टर्म की हैं, इनके थ्रू जो शॉर्ट टर्म डेंट पड़ सकता है, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा पैनिक अभी भी झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए भी माइंड में ये रखिएगा कि अभी बिल्कुल ही यहाँ पर मार्केट के ऊपर भरोसा करके और मार्केट के साथ बहने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है अभी और बाकी डेंट हो, ख्याल रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर अब हम क्या करें, यहाँ पर अब हम क्या करें ऐसी सिचुएशन के अंदर। दोस्तों यहाँ पर मार्केट को अगर आप देखते हैं क्लोजली तो आपको ख्याल होगा कि मार्केट के अंदर 18 अक्टूबर को एक हाई लगा था 18,600 के आसपास। वहां से मार्केट जो है कम से कम 3-4 महीने जो है मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया मार्केट ने। तो मार्केट ने कंसोलिडेशन किस रेंज में दिखाया, मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया ऊपर की रेंज थी वो थी 18,600 की, 18,000 के आसपास की रेंज थी, मोटी मोटी रेंज बता रहा हूं मैं आपको। और नीचे जो रेंज थी वो थी 17,000 के आसपास की। तो यहाँ पर 17,000 से लेके 18,000 के आसपास 1,000 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन हुआ था। आप जानते ही हो अभी जो मार्केट के अंदर सिचुएशन बन रही है वो अब धीरे धीरे सिचुएशन बन रही है कि अब जो नया कंसोलिडेशन रेंज अभी मुझे दिखाई दे रहा है वो है 16,000 से लेके 17,000 के आसपास। तो यहां पर हम जानते हैं कि जो कंसोलिडेशन रेंज है वो नीचे शिफ्ट हो चुकी है, 1,000 पॉइंट नीचे शिफ्ट हो चुकी है, और अब हमको ये दिख भी रहा है चार्ट्स के ऊपर। तो हमें ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज का मतलब जो अगर 1,000 पॉइंट की रेंज है तो अपने रेसिस्टेंस के आसपास हम बिल्कुल सचेत हो जाएं। बिल्कुल हम होता है ना कि भाई सपोर्ट के आसपास आप बाय कर लो, रेसिस्टेंस के आसपास आप निकल जाओ, आप रेंज को प्ले करना सीख जाओ। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो भी आसानी से, जो ये खराब टाइम है वो कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अच्छा टाइम आएगा तब आप उस रैली को एंजॉय कर सकते हो। तो यानी कि ये जो शॉर्ट टर्म पैनिक टाइम है इसके अंदर आपको दिमाग से प्ले करना होगा। मार्केट अगर सपोर्ट के आसपास मिलती है, जैसे कि मैंने भी आज किया कि मार्केट 16,300 16,400 के आसपास मिली, तो हमने कुछ स्टॉक्स बाय किए शॉर्ट टर्म के लिए, मेंबर्स के साथ वो डिस्कस हो चुका था। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टॉक्स बाय किए, उन स्टॉक्स ने बेनिफिट दिया, सेम डे प्रॉफिट दिया, और हमने इंडेक्स को भी बाय करने की कोशिश की क्योंकि वो सपोर्ट के आसपास था। अब मार्केट अब रेसिस्टेंस के आसपास जाएगा, 17,000 के आसपास जाएगा, तो वहां पे हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। क्यों, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आपको ये ख्याल रखना जरूरी है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर अभी भी प्रॉब्लम्स घटी नहीं है, और जब तक इन प्रॉब्लम्स का निवारण होना स्टार्ट नहीं होगा तो मार्केट विल नॉट गिव यू द इजी रैली। ख्याल रखिएगा इस चीज को। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि क्या आसानी से मार्केट आपको रैली के अंदर पार्टिसिपेट करने की इजाजत देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर हमको ख्याल रखना होगा, एक रेंज प्ले करनी होगी,
मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आएगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा, मार्केट सपोर्ट के आसपास आएगा, हमें फिर सतर्क रहना पड़ेगा और अपनी फेयर वैल्यू के आसपास मार्केट को जाना चाहिए अगले 1 या 2 महीने के अंदर। ये मेरी उम्मीद है और देखते हैं, ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन वो डाटा पॉइंट्स अपने आप बता देंगे। लेकिन अभी की जो रेंज है वो आप समझ गए हो, कैसे प्ले करना होता है वो आप समझ गए हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स मार्केट के अंदर है वो आप समझ गए हो। तो यहाँ पर ज़्यादा अभी उत्तेजित होके और खुश मतलब होता है ना कि भाई अब तो सब कुछ ठीक हो गया, 2 दिन की मतलब मार्केट की रैली हो चुकी है, अब तो हम मतलब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस दिखा देंगे, अब तो मतलब हम मार्केट के अंदर बह जाएंगे। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन ईजीली। समझिए इस चीज़ को, आप आसानी से इस चीज़ को मतलब हल्के में मत लीजिए कि भाई मार्केट आसानी से रैली दिखा देगी। इट इज़ लिटिल बिट सीरियस। अभी भी अगले 1 या 2 महीने तक मार्केट अभी भी आपको थोड़े से प्रॉब्लमेटिक मतलब सिचुएशंस में डाल सकता है अगर आपने सही से प्ले नहीं किया तो। आई एम माई मोटिव इज़ नॉट टू मतलब आपको डराना मेरा मोटिव नहीं है, आपको रियलिटी से अवगत कराना, मतलब आपको रियलिटी समझाना मेरा मोटिव है। यही हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है, ताकि आप सही तरीके से मार्केट को प्ले कर पाएँ। मार्केट में दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सपोर्ट के आसपास बाय करेंगे तो आपको कुछ रिलीफ रैली जब होंगी, डेड कैट बाउंस रैली जो होंगी, उसके अंदर आपको कमाने का मौका मिलेगा। रेजिस्टेंस के आसपास जब मार्केट आएगी तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो मार्केट अभी ऐसे ही चलने वाला है। मार्केट जो है अभी वैल्यूएशन के आसपास जब भी जाएगा तो हम डेफिनेटली कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वहाँ से जब ये प्रॉब्लम्स जो हमने आपको गिनाई हैं, जब ये सॉल्व आउट होंगी तो धीरे धीरे फिर आपका एक नया रैली के लिए मार्केट प्रिपेयर डेफिनेटली होगा। लेकिन अभी आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज जो है आपको समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।